क्लास 10th टॉपर। अब में आप सभी का स्वागत है। हमारा मिशन चल रहा है कक्षा 10 के कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कि पढ़ने के बहुत इच्छुक हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से। इस समय कोरोना की दिक्कतें चल रही हैं, कोरोना की वजह से सभी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एक मिशन स्टार्ट किया है और फ्री है एकदम, ठीक है। ये मान के चलिए ये सभी के लिए निःशुल्क है, एकदम फ्री क्लासेस हैं। और इस मिशन के माध्यम से मैं कुछ बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा साइंस में कि वो 90% से एबव मार्क्स लेकर के आएँ, 85। मेरा तो ये उम्मीद है, अगर आप लोग जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग कायदे से अगर पढ़ लेंगे तो साइंस में 100% नंबर लेके आएंगे, ठीक है। साइंस में ये मान के चलो 100% आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस मेरे इस मिशन को आपको कामयाब बनाना है। जो मैं मिशन लेकर के चल रहा हूँ कक्षा 10 के टॉपर विज्ञान में लाने की, तो मेरी ये, ठीक है, ये जो छोटी सी पहल है, छोटी सी सोच है, सोच तो मैं रहा हूँ लेकिन काम आप लोग करेंगे। आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, पार्ट 3 की ओर। यदि आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर जाकर के आप लोग लिंक को देख सकते हैं, लिंक को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धांसू, ठीक है, धांसू माध्यम से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर कराऊंगा हर चीज़ को। तो चलिए, सबसे पहले इसके पहले हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बात कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग थोड़ी सी और उसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में डिस्कस किया कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक का बैकग्राउंड क्या है, कार्बनिक यौगिक को निर्माण किसने किया, कार्बनिक यौगिक के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। कई सारे टॉपिक इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लियर किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन यौगिक की संरचना क्या होती है, ठीक है, इसकी संरचनाएँ कैसे होती है। जो भी हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है, यानी ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कुछ निम्न प्रकार की संरचना पाई जाती हैं। एक तो कार्बनिक यौगिक जो होता है वो चतुष्फलक की रचना के आकार का होता है। चतुष्फलक का मतलब है रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये संरचना क्या होती है, इस संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो संरचना हम आप सभी को पढ़ाएंगे, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से इम्पोर्टेंट रखती है। सबसे पहले इसके थ्योरी पर बात कर लेते हैं। जो जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध बनाती हैं, यानी सिंगल बॉन्ड बनाती हैं। हमने इसके पहले अभी आप सभी को बंध की प्रकृति के बारे में बात किया। जो भी हमारे कार्बन होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, यानी कार्बन जो होता है वो 4 प्रकार का बंध बनाता है। एक तो चारों एकल बंध हो, एक तो एक एकल बंध, ठीक है, या एक त्रिबंध हो, या फिर 2 द्विबंध हो। इस तरीके से 3-4 संरचनाएं आप सभी को मैंने कल बताया है। तो जब कैसी संरचना हो, एकल बंध वाली संरचना हो, यानी सिंगल बॉन्ड बना हो, तब समचतुष्फलक की रचना प्राप्त होती है। किसकी रचना प्राप्त होती है? समचतुष्फलक की संरचना प्राप्त होती है। इस संरचना को लीबेल और वांट हाफ द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, प्रश्न इस तरीके से आपकी पेपर में आता है कि लीबेल वांट हाफ द्वारा प्रस्तुत समचतुष्फलक की रचना बताएं, या फिर इस तरीके से पेपर में आ जाएगा कि कार्बन की रचना, यानी कार्बनिक यौगिकों की रचना बताएं किस तरीके से होती है। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और तीसरा प्रकार ये भी मान लीजिए कि कार्बन की यानी कार्बनिक यौगिकों की समचतुष्फलक की रचना क्या होती है, इसके डेफिनेशन को बताएं कैसे होती है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन आप सभी को मैंने बता दिया है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लीबेल तथा वांट हाफ की रचना। ये पेपर में कई बार पूछा गया है और प्यारे बच्चों, ये पेपर में आने की पूरी उम्मीद रखता है। अगर पेपर में नहीं आएगा लेकिन तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे टॉपिक में है, हमको पढ़ना है। अगर बात कर लें तो इस संरचना के अंतर्गत केंद्र में कार्बन परमाणु होता है। कार्बन परमाणु कहाँ होता है? केंद्र में।
थोड़ी सी मैं आप सभी को रचना दिखाऊंगा। आपको ये रचना दिखाई पड़ रही है और इस रचना में बीच में कार्बन दिखाई दे रहा है। तो ये जो रचना है ये समचतुष्फलक की रचना बनी हुई है। किसकी रचना है? समचतुष्फलक की रचना बनी हुई है। और केंद्र में क्या होता है? कार्बन का परमाणु होता है। समचतुष्फलक में समस्त परमाणु एक ही तल में नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कि कार्बन में इस तरीके से रचना होती है तो ये रचना गलत है। इस तरीके से जो कार्बन होता है अपने अन्य परमाणु के साथ में जुड़ा नहीं रहता है, वो समचतुष्फलक की रचना बना करके जुड़ा रहता है। इस आधार पर तो जो हमारे जो संलग्न चारों परमाणु होते हैं वो एक ही तल में नहीं होते हैं। जो और भी परमाणु होंगे, यानी यहाँ पर एक परमाणु होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ये एक ही तल में नहीं होते हैं। ये 3D डायग्राम बना होता है। 3D डायग्राम का मतलब हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो एक ही तल में नहीं होते हैं। कार्बन के साथ संलग्न चारों परमाणु समचतुष्फलक के शीर्षों पर स्थित होते हैं, यानी जो अन्य परमाणु होंगे वो इन शीर्षों पर स्थित होंगे। ये समचतुष्फलक के शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? समचतुष्फलक के शीर्ष होते हैं। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। और आगे बात कर लेते हैं। केंद्र से चारों बंध जो होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं। ये याद रखना है। ली बेल तथा वांट हाफ के अकॉर्डिंग एक बंध से दूसरे बंध में कितने डिग्री का कोण होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। अर्थात दो बंधों का जो कोण होता है, दो बंधों के मध्य का जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एक ये बंध हो गया और ये एक बंध हो गया, इसके मध्य में जो हमारा कोण हो गया वो 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण हो गया। चलिए, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। ये रचना किन किन परमाणुओं किन किन यौगिकों में पाई जाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये रचना मुख्यतः CH4 यानी मेथेन में होती है, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में होती है, CH2Cl2 में होती है, ठीक है, CH2Cl2 में होती है। ये कुछ मतलब नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें ये रचना पाई जाती है, समचतुष्फलक की रचना पाई जाती है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया? बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? चलिए, अब दूसरी रचना की बात कर लेते हैं। त्रिकोणीय समतलीय संरचना। कौन सी? त्रिकोणीय समतलीय संरचना, यानी कि जब दो कार्बन एकल एवं द्विबंध निर्मित करता है, ठीक है। जब कोई भी दो कार्बन एकल बंध सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है, दो एकल बंध बनाता है और एक द्विबंध बनाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा दो एकल बंध हो गया और एक हमारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। इस तरीके से यदि रचना निर्मित करता है तब त्रिकोणीय संरचना बनती है। कौन सी संरचना बनती है? त्रिकोणीय संरचना बनती है। इस प्रकार की संरचना में तीनों बंध एक ही तल में होते हैं। अब कहाँ पर हो गए? तीनों बंध जो होंगे वो एक ही तल पर होंगे। इस संरचना में केंद्र में कार्बन परमाणु होता है। कहाँ होता है? केंद्र में कार्बन परमाणु होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर अन्य कोई परमाणु हैं और कार्बन परमाणु कहाँ पर होता है? केंद्र में होता है, ठीक है। और जो तीनों परमाणु होते हैं, यानी कि दो एकल बंध, जो दो एकल बंध से जुड़े हुए हैं और एक जो द्विबंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन परमाणु का कार्बन से 120 डिग्री का कोण होता है। तो इनका, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसके मध्य में 120 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 120 डिग्री का कोण होगा। तो ऊपर वाली रचना है ली बेल और वांट हाफ की, और ये वाली संरचना ली बेल और वांट हाफ की नहीं है, ये केवल त्रिकोणमितीय समतलीय संरचना है। अगर पेपर में आता है तो हमको ये करना है। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि विवृत श्रृंखला क्या होती है, खुली श्रृंखला क्या होती है, या फिर आचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, या फिर एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं। आपके पेपर में कुछ इस तरीके से प्रश्न बनता है कि विवृत श्रृंखला किसे कहते हैं, या फिर
अचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं या फिर एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं। तो 3 प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनने की उम्मीद जताई जाती है। तो इसके बारे में यदि बात कर लें तो वह कार्बनिक यौगिक जिनके परमाणु में उपस्थित परमाणुओं के अंतिम छोर परस्पर एक दूसरे से जुड़े न रहो, यानी खुले रहते हैं, यानी इस तरीके से दूसरा कार्बन, इस तरीके से तीसरा कार्बन, यानी ये एक दूसरे से इस तरीके से यहाँ पर आकर के जुड़े ना, ठीक है। तो क्या कहलाती है, अचक्रीय यौगिक कहलाती है, या फिर विवृत श्रृंखला कहलाती है, या फिर खुली श्रृंखला कहलाती है। ये सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। चूँकि अधिकांश जो विवृत श्रृंखला होती है, जो यौगिक होते हैं, वे वसाओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं वो अधिकतर वसाओं से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिफैटिक यौगिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वसा या चर्बी, ठीक है। एलिफैटिक यौगिक का मतलब होता है एलाइफर, एलाइफर का मतलब होता है वसा या चर्बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वसा या चर्बी, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। चलिए, ये यौगिक शाखा युक्त भी हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें आपस में, यानी इधर वाला जो एटम है इधर वाले एटम से ना मिले, बस यही मान लो यही क्या होते हैं, हमारी खुली श्रृंखला होती है। अब ये जो यौगिक होते हैं ये शाखान्वित भी हो सकते हैं। शाखान्वित का मतलब इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो सीधी श्रृंखला वाले होंगे, यानी सीधे सीधे कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ा होगा, ठीक है। ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक हो गए। और दूसरी श्रृंखला आती है शाखायुक्त श्रृंखला, यानी कि ये श्रृंखला तो सीधी सीधी है, लेकिन दूसरा कार्बन जो है वो शाखा के रूप में अलग से निकल के आ गया है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, शाखायुक्त श्रृंखला। या फिर आप लोग ये सामने श्रृंखला देख रहे हैं, ये तो मेन श्रृंखला हो गई, और ये वाली शाखान्वित श्रृंखला हो गई। कौन सी श्रृंखला हो गई, शाखान्वित श्रृंखला। तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, शाखायुक्त यौगिक। और ऊपर वाले को क्या कह दिया, सरल यानी सीधा यौगिक, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कह दिया, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक, और नीचे वाले को क्या कह दिया, शाखायुक्त श्रृंखला वाले यौगिक, यानी इनमें शाखायुक्त श्रृंखला है। अब अगला आ जाता है, अगर खुली श्रृंखला होती है तो बंद श्रृंखला भी होती है, तो उसको बोला जाता है समृत श्रृंखला या फिर चक्रीय यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समृत श्रृंखला यानी क्लोज्ड चेन बोला जाता है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है, यानी चक्रीय यौगिक बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में यदि बात कर लेते हैं हम लोग, तो होता क्या है, तो वह यौगिक, ठीक है, जिनमें अणुओं में उपस्थित अंतिम छोर के जो कार्बन होते हैं परस्पर शुरू वाले यानी शुरुआत वाले कार्बन से आकर के मिल जाते हैं, तो इस प्रकार में एक बंद श्रृंखला प्राप्त होती है। यही समृत श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, समृत श्रृंखला कहलाती है। और इसमें कम से कम 3 कार्बन परमाणु होने चाहिए। अगर 2 कार्बन परमाणु हैं तो समृत श्रृंखला नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, बात को समझें। देखें, जैसे एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये एक दूसरे से कहाँ अटैच हो पाएंगे, इस तरीके से अटैच तो हो नहीं पाएंगे। इसलिए अधिकतम 3 कार्बन होंगे। अगर 3 कार्बन होंगे तो इस तरीके से ये एक दूसरे से एक बंद श्रृंखला बना लेंगे। अगर बात करें, देखिए शुरू वाला ये है और अंतिम वाला ये है। अब शुरू वाला और अंतिम वाले से जब बंद बना लेता है तो इस प्रकार के जो श्रृंखला हो जाती है वो बंद श्रृंखला हो जाती है। उदाहरण में आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। उदाहरण देखें, सबसे पहले लिखा है साइक्लोप्रोपेन। नामकरण में आप सभी को अगले, ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा। इतना समझ लीजिए, ये साइक्लोप्रोपेन है। जब साइक्लिक फॉर्म में हो, यानी जब समृत श्रृंखला हो, यानी बंद श्रृंखला हो, तब उसको हम लोग साइक्लो बोलते हैं। साइक्लो, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। साइक्लिक माने चक्रिक फॉर्म में होता है, चक्रिक आकार का होता है, तो यह साइक्लो यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया।
आगे मैं आप सभी को समझाऊंगा कि इसका नामकरण किस तरीके से करते हैं। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। अब जो समवृत्त श्रृंखला है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोल दिया गया समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक। कैसा बोल दिया गया? समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक। तो इसकी डेफिनेशन की यदि बात कर लें तो वह चक्रीय यौगिक जिनकी समवृत्त श्रृंखला के निर्माण में केवल केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेते हैं, समचक्रीय श्रृंखला कहलाती है, यानी समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। केवल कौन भाग लेगा? कार्बन भाग लेगा। यदि आपसे पूछता है कोई प्रश्न कि समचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसा समवृत्त श्रृंखला जिसमें केवल कार्बन परमाणु ही हो, उसके अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु ना हो, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब समचक्रीय यौगिक दो प्रकार से होते हैं। समचक्रीय यौगिक दो प्रकार से हैं। पहले वाले को हम लोग बोल देते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक यौगिक। यानी एरोमेटिक जो यौगिक है वो समचक्रीय यौगिक के अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एरोमेटिक शब्द है, एरोमेटिक शब्द है वो अंग्रेजी शब्द के एरोमा से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी शब्द के एरोमा से बना है, जिसका अर्थ होता है सुगंध। जिसका अर्थ क्या होता है? सुगंध। एरोमा का अर्थ होता है सुगंध, खुशबू देना। अतः वह चक्रीय यौगिक जिनमें एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाए उनको हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अथवा वह समस्त यौगिक जिनकी समवृत्त श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हों तथा एकांतर क्रम में द्विबंध व एकल बंध रखते हों, उन्हें एरोमेटिक यौगिक की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पर बात जो आई है कि समवृत्त श्रृंखला हो और 6 कार्बन हो और एकांतर क्रम में, यानी एक के बाद एक द्विबंध व एकल बंध है। यानी अगर पहले द्विबंध आ रहा है तो अब आगे एकल बंध आएगा, फिर द्विबंध आएगा, फिर इसके आगे एकल बंध आएगा, फिर इसके आगे द्विबंध आएगा। अगर इस तरीके रचना जो हमको प्राप्त हो रही है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में हो, चक्रिक फॉर्म में हो, तो वो एरोमेटिक श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। उदाहरण की यदि बात कर ले तो बेंजीन और टाइलुवीन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सबसे पहले तो ये चक्र का निर्माण कर रहे हैं तो चक्रीय यौगिक हो गए। बंध श्रृंखला है तो समवृत्त श्रृंखला हो गई। अब यहाँ पर बंध की यदि बात करें तो एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध हैं। देखिए, पहले एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, एकल बंध, फिर द्विबंध। इस तरीके से जो यहाँ पर बंध बन रहे हैं वो एकांतर क्रम में है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। बेंजीन सभी को समझ में आ गया। सेम टू सेम टाइलुवीन भी होता है। ये सभी एरोमेटिक यौगिक की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये इनसे खुशबू भी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जैसे बेंजीन वलयुक्त यौगिक को बेंजीनॉइड कहा जाता है। ठीक है, और जो बेंजीन वलयुक्त नहीं होते हैं उनको नॉन बेंजीनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन बेंजीनॉइड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब दूसरा क्या हो जाएगा? पहला वाला तो एरोमेटिक यौगिक हो गया, दूसरा वाला हो गया एलिसाइक्लिक यौगिक। कौन? एलिसाइक्लिक यौगिक। तो वे समवृत्त श्रृंखला वाले यौगिक जो गुणों में एलिफैटिक युगों के समान होते हैं, अर्थात जिनमें बंध चक्र में 6 कार्बन परमाणु की उपस्थिति हो। ठीक है, जिनमें बंध चक्र में उपस्थिति नहीं रखता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 ही कार्बन परमाणु हों। 6 से कम होगा वो एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये नहीं भी आवश्यक है कि उसमें एकल बंध व द्विबंध जो एकांतर क्रम में पाए जाएं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। यहाँ पर दो बात बताई गई है, 6 कार्बन परमाणु हो या ना हो। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात यह है कि एकल बंध व द्विबंध एकांतर क्रम में हो या ना हो।
लेकिन साइक्लिक फॉर्म में हो, चक्रिक में हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कह देंगे। यहाँ पर उदाहरण है जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। साइक्लिक फॉर्म तो बना रहा है, लेकिन यहाँ ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि 6 हों, ठीक है, कि 6 हों या फिर एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध हो, ठीक है। तो इस तरह की रचना जो होगी वो हमारी एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था समचक्रीय, अब पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। विषम चक्रीय यौगिक क्या हो जाते हैं, तो वह यौगिक जिनकी रचना समृद्ध श्रृंखला के निर्माण में कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई भी तत्व आ जाए, ठीक है, यानी कि होल श्रृंखला यानी संपूर्ण जो श्रृंखला हो वो केवल कार्बन से ही ना बनी हो, उसके अतिरिक्त तो कोई अन्य आ जाए, जैसे अन्य परमाणु आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अगर और कोई भी आ जाए तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा। अब पेपर में इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि विषम चक्रीय यौगिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि वे चक्रीय यौगिक जिनकी रचना समृद्ध श्रृंखला के निर्माण में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे आ जाए नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए आदि के परमाणु भी भाग ले जाएं, उन्हें क्या कह देंगे, विषम चक्रीय यौगिक। लेकिन समचक्रीय में क्या था, 6 के 6 हो, यानी जितने भी कार्बन आए सब कार्बन ही हो, उसके अलावा कोई अन्य ना आए, तो समचक्रीय था। और विषम में कोई अन्य आ जाए। उदाहरण की यदि बात कर लें तो सबसे पहला उदाहरण है पिरिडीन। यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, फार्मूला याद रखना है, पिरिडीन का फार्मूला आपको याद कर लेना है। दूसरा थायोफीन हो गया, इसका फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर सल्फर आ गया। तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई ये पड़ रहा है कि कार्बन के अतिरिक्त तो कोई अन्य आ गया, तो ये क्या हो गया, विषम चक्रीय यौगिक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विषम चक्रीय यौगिक हो गया। अब एरोमेटिक व एलिफेटिक यौगिक में अंतर क्या होता है, इसकी बात कर लें तो एरोमेटिक यौगिक क्या हो जाते हैं, समृद्ध श्रृंखलायुक्त यौगिक होते हैं, और एलिफेटिक यौगिक क्या हो जाते हैं, ये विवृत श्रृंखलायुक्त यौगिक होते हैं, यानी कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। एरोमेटिक में दूसरा पॉइंट है, ये सामान्यतः जलने पर धुआंधार ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी इनमें एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं ये ज्वाला देने का काम करते हैं, जलाओ तो ज्वाला देंगे। लेकिन जो एलिफेटिक यौगिक होंगे ये जलने पर ज्वाला नहीं देते हैं, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक में होता क्या है, एकल बंध व द्विबंध एकांतर क्रम में पाया जाता है, लेकिन एलिफेटिक यौगिक में ऐसा नहीं होता है, एकांतर क्रम में निश्चित नहीं है पाया जाए। एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अस्थायी रूप में पाए जाते हैं। अब एलिफेटिक क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। आगे बात कर लेते हैं एरोमेटिक में, इनमें सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण आदि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से होती हैं, बहुत आसानी से इसमें सल्फोनीकरण कर देंगे, नाइट्रीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। जो प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं होती हैं वो सरलता से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात कर लें कि इन यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, एरोमा पाई जाती है। एरोमा हमने आप सभी को अभी बताया है, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, यानी ऐसे कंपाउंड जिनसे सुगंध दें, यानी ऐसे यौगिक जो सुगंधित हों वो एरोमा होता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन एलिफेटिक में होता क्या है, कोई भी विशेष प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है, ठीक है, कोई भी विशेष प्रकार की सुगंध नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे अगर बात कर ले, देखिए ये जितनी भी चीज़ आप सभी लोग पढ़ रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है, और यही सभी चीज़ नॉमेनक्लेचर नामकरण में जानना जरूरी होता है आप सभी के लिए। तो हम लोग समृद्ध और विवृत श्रृंखला जान चुके हैं। अब आगे है क्रियात्मक समूह क्या होता है, मूलक क्या होता है, ये दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि क्रियात्मक समूह आखिर में होता क्या है। तो अधिकांशतः जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो भाग से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक दो भाग से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कह दिया गया, मूलक कह दिया गया या फिर समूह कह दिया गया। इसमें से एक भाग एल्किल समूह होता है और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह होता है। एक भाग क्या होता है, एल्किल समूह होता है और दूसरा भाग क्या हो जाता है, क्रियात्मक समूह होता है। बात को फिर से समझो, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो दो भाग से बने होंगे। दोनों ही भागों को समूह बोलेंगे या फिर मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समूह या मूलक बोलेंगे। अब उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट ये है, एक भाग को एल्किल समूह बोला जाता है और दूसरे भाग को क्रियात्मक समूह बोला जाता है। एक भाग को एल्किल समूह बोला जाता है, दूसरे भाग को क्रियात्मक समूह बोला जाता है। अब पेपर में एक बार ये आया है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। अभी आगे मैं बात कर लूँगा क्रियात्मक समूह क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया गया है CH3COOH, इसमें CH3 एल्किल समूह होता है। क्या है, एल्किल समूह। और COOH जो है वो क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह होता है। अब पेपर में ये आया था कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है। पेपर में आया था तो आप लोग ने नहीं लिखा था, लेकिन हम बताते हैं। वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करें, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। फिर से समझ लें, वह समूह जो किसी कार्बनिक श्रृंखला से जुड़ करके उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण कर दें, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे ये हमारा R का मतलब होता है कार्बनिक श्रृंखला। कहीं भी R आपको दिख जाए तो इसे समझिएगा आप लोग कोई कार्बनिक श्रृंखला है। क्या है, कार्बनिक श्रृंखला है। ठीक है। OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्या है, क्रियात्मक समूह है। समझ में आ गया। OH इस यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, अतः यह एक क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह के कारण यौगिक में कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण यौगिक और उनके समूह को विशेष पहचान होती है। ठीक है। तो अगर क्रियात्मक समूह में आएगा तो आप लोग ये सारी चीज़ लिख देंगे, ऊपर वाली चीज़ें। ठीक है। चलिए अब कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में बात कर लेते हैं। समृद्ध में तो एल्केन क्रियात्मक समूह समृद्ध श्रृंखला में आ गया हाइड्रोकार्बन में, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाएगा। ठीक है। असंतृप्त में दो होते हैं, एक तो एल्कीन होता है, एक तो एल्काइन होता है। असंतृप्त का मतलब यह है कि ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन जब बने होंगे, कैसे, जब द्विबंध या फिर त्रिबंध से बने होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक। कैसे कहेंगे, असंतृप्त यौगिक। यानी जब कोई हाइड्रोकार्बन द्विबंध या फिर त्रिबंध से बना हो, या दोनों हो, या फिर इसमें से कोई एक पाया जाए तो वो असंतृप्त होता है। अगर ये दोनों ना हो, यानी द्विबंध या त्रिबंध ना हो, अगर केवल एकल बंध हो तो वो संतृप्त होता है। कैसा यौगिक होता है, संतृप्त यौगिक होता है। रचना में आप सभी को बता दिया गया है। यदि आप कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं तो अच्छे से पढ़ाई कर भी लेते हैं। ठीक है। चलिए एल्कोहल की बात कर लेते हैं। एल्कोहल है, ये ग्रुप है हाइड्रॉक्सिल। ठीक है। क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल होता है और इसको देखा कैसे जाता है, OH से। कैसे समझा जाता है, OH से। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है। एल्डिहाइडिक बोला जाता है। समझा कैसा जाता है, CHO से। अगर कोई पूछेगा कि 3-4 क्रियात्मक समूह के बारे में बताओ तो फटाफट आपको बता देना है। एल्कोहल है, एल्कोहल को OH से लिखा जाता है। एल्डिहाइड है, इसे CHO से लिखा जाता है। कीटोन है, ठीक है, जिसे कीटोनिक या कार्बोनिक कहा जाता है। ठीक है, इसे लिखा जाता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है।
डबल बॉन्ड, यानी ये जो इस तरीके से ये बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, यानी कोई भी कार्बन वाला कंपाउंड आकर के जुड़ेगा तब हमारा इस तरीके से ये बनेगा। तो हमको क्या याद करना, केवल इसको समझ लेना है, ठीक है। CO जहाँ पर है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल सॉरी कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है, समूह क्या हो जाता है, COOH होता है, ठीक है। एमीन में NH2 होता है, ठीक है, एमीन में NH2 होता है, ये समूह लिखा हुआ है। तो ये कुछ समूह थे, आप सभी को समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न आता है कि मूलक किसे कहते हैं, ठीक है, मूलक या समूह किसे कहा जाता है। तो क्रियात्मक समूह के जो अतिरिक्त अणु का दूसरा शेष भाग जो भी होता है वो क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है, ठीक है। अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देने के बाद जो भाग शेष रह जाए उसी को एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहा जाता है। अब यदि बात कर लें कि क्या है CH4, ये मीथेन का फार्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 कर दो और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दो, चूंकि एक हाइड्रोजन हटा है तो एक बॉन्ड खाली रह गया है। अब ये क्या हो गया, मेथिल मूलक हो गया। चूंकि एक कार्बन है इसलिए मेथेन इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेथेन बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेथिल मूलक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा मेथिल मूलक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मेथिल मूलक हो गया, ठीक। चलिए, तो मूलक सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आपके सामने मैं एक सीरीज लेकर के आया हूँ, आप लोग इस सीरीज को समझेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है एल्केन का सामान्य सूत्र बताएं, तो ये होता है, सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन का होता है। अभी मैं आगे बॉन्ड के बारे में बात कर लूँगा। देखिए अभी मैं बॉन्ड अच्छा बता ही देता हूँ आप सभी को। देखिए एकल बंध को अगर कहीं भी एकल बंध होता है, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, अभी नामकरण में फिर बताना पड़ेगा, अभी यहाँ से समझो। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये याद कर लेना है। प्रश्न में कभी कभी आ जाता है कि सूत्र बताएं। एल्कीन का सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n+2। थोड़ा सा, ठीक है, सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, CnH2n-2 होता है, ओके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को दिखा दिया है, ठीक है, ये सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये चीज़ बता दिया है। अब सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये चीज़ बात कर लेते हैं। तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दूसरा है जो सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक को निकटतम सदस्यों के मध्य एक निश्चित अणु भार का अंतर होता है। तीसरा पॉइंट है कि कार्बन के यौगिकों में सजातीय जो समूह होता है वो CH2 या 14 यूनिट अणुभार का अंतर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उदाहरण की यदि बात कर लें, ठीक है, तो CH4 हो गया, ठीक है, और C2H6 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूं कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और बात कर लें तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों में उनके भौतिक एवं अधिकांश रासायनिक गुणों में एक क्रमिक वृद्धि या कमी पाई जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट सजातीय श्रेणी के, ठीक है। अब आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, यदि आप लोग करना चाहें तो इन क्वेश्चन को कर के हमारे पास पे आंसर सेंड कर सकते हैं। और जिन भी क्वेश्चन को आप नहीं मालूम है वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कमेंट करें, ठीक है। सर मुझको ये क्वेश्चन नहीं मालूम है, आप कमेंट कहाँ करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर, ठीक है, हमारा नंबर है 8299736317 पर अपना नंबर मैसेज करें, मैं आपके नंबर को जोड़ दूंगा,
ठीक है। आपके पास मैं ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा और वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को PDF भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये जो मैं पढ़ाता हूँ उन सभी की PDF भी सेंड करता हूँ, तो आप लोग को PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी को ये सारे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के आबंध को बढ़ते हुए क्रम में बताएं। सबसे पहले कौन सा बंध होगा, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, ठीक है। अगला है कि एल्काइन की रचना कैसी होती है, आपको बताना है। मेथेन तथा एथेन को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ये बताना है आपको। ब्रिब्रेस और समृद्ध श्रृंखला यौगिकों का एक एक उदाहरण बताना है आप सभी को। एरोमेटिक एवं एलिफेटिक यौगिकों में ज्वाला के प्रति व्यवहार के आधार को आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह, कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, इसमें से ढूंढ के आप सभी को बताना है, ठीक है, नाम लिखना है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध करेंगे कि जो प्रोपेन होता है वो ब्यूटीन से समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं अथवा नहीं है, आपको सिद्ध करना है। किस आधार पर सिद्ध करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड श्रेणी के 2 सजातों के नाम व सूत्र लिखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न है आज के, आप सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देना, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम होगा उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है। चलिए आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और खाते पीते रहिए, ठीक है। गुड बाय।